Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो CRD डिज़ाइन है, कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन, उसके मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, डीमेरिट डिसएडवांटेज क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड हाउ एनोवा इज़ फॉर्म्ड, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की जो हम टेबल बनाते हैं वो कैसे बनती है, एंड हाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ कैलकुलेटेड, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली एनोवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या डिग्री ऑफ फ्रीडम से पूछे जाते हैं कि इसका क्या फार्मूला है, या कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इतने ट्रीटमेंट हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। इससे पहले भी मैंने स्टैटिक्स के लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, उन लेक्चर्स को भी आप देखिए। तो जब आप एक कंटिन्यूशन सीरीज से देखेंगे तो ये स्टैटिक्स की चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। स्टैटिक्स शुरू में हमको टफ लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें और एक सिस्टम से पढ़ें, सीरीज से पढ़ें, तो वो चीज़ें हमको समझ में आने लगती हैं और हमारे लिए इजी हो जाती हैं। तो स्टैटिक्स के लेक्चर्स में हमको जंप नहीं करना चाहिए। एक लेक्चर को अच्छी तरह से समझने के बाद ही दूसरे लेक्चर की स्टडी अच्छी तरह से करनी चाहिए। तो चलिए, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन सी कॉमन डिज़ाइन है एंड अंडर विच कंडीशन विच डिज़ाइन इज़ सुटेबल। CRD कहाँ यूज़ करते हैं, RBD कहाँ यूज़ करते हैं, स्प्लिट प्लॉट कहाँ करते हैं, उसका एक पूरा वीडियो अपलोड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिए। तो आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, जिसे हम CRD कहते हैं। और CRD की जो मेरिट्स हैं जनरली पूछ ली जाती हैं एग्जामिनेशंस में कि इसकी क्या मेरिट है। तो पहले तो देखिए, ये जो कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन होमोजीनियस जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वहीं यूज़ की जाती है, हेट्रोजीनियस में नहीं यूज़ की जाती। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हमारे जैसे कि फील्ड है वो हेट्रोजीनियस होता है, उसमें वेरिएशंस होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी का वेरिएशन है, स्लोप का वेरिएशन है, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो इसको फील्ड में यूज़ नहीं करते हैं, उस लेक्चर में मैंने बता रखा है, उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, कॉमनली यूज डिज़ाइन वाला। तो ये पहला तो आपको याद रखना है कि ये होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे ही इसको हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको लैब में या ग्रीन हाउस में ही इसको लगाते हैं, लैब में या ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस, जहाँ जिसकी कंडीशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत मोस्ट कॉमनली यूज डिज़ाइन है जो लैब में यूज़ की जाती है। इसका मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि देखिए कि इसमें कोई भी डिज़ाइन जो है, जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं उसके रेप्लिकेशंस होते हैं, जनरली 3 रेप्लिकेशन होते हैं या 4 भी हो सकते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन को हम अनइक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है जो किसी और डिज़ाइन में नहीं मिलता है, अनइक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई डोज हमने ली, मान लीजिए कि हम कोई T1 लेते हैं और इसके हम रेप्लिकेशन लेते हैं, या हमने कोई नाइट्रोजन डोज मान लेते हैं, चलिए नाइट्रोजन डोज है और वो 50 kg है या 100 है और 150 kg है। एक हमने ये देखा, एक 2 हमने देखा फास्फोरस, या चलिए सिंगल यही डोज है नाइट्रोजन की। इसके अगर हम कोई एक कॉमन डिज़ाइन होगी तो हम इसके कम से कम 3 रेप्लिकेशन लगाएंगे, लेकिन हो सकता है हम इसके हमारे पास 4 रेप्लिकेशन हो और इसके 3 रेप्लिकेशन हो और इसके जो है हम 5 रेप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि हम एक ट्रीटमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनके हम अलग अलग रेप्लिकेशन यूज़ करें। जबकि दूसरे डिज़ाइन में ऐसा होगा कि अगर हम ये 50, 100, 150 यूज़ कर रहे हैं तो सभी के हमें 3 रेप्लिकेशन या सभी के 4 रेप्लिकेशन या सभी के 5 रेप्लिकेशन यूज़ करने पड़ेंगे, मस्ट है। लेकिन इस डिज़ाइन का ये एडवांटेज है कि हम हर ट्रीटमेंट के लेवल के लिए अलग अलग रेप्लिकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। सेम रेप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं, अनइक्वल नंबर भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लेवल्स के जो है रेप्लिकेशंस इक्वल हों। तो हालांकि नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते हैं लैब कंडीशन में, जनरली सीड ट्रीटमेंट के या पैथोलॉजी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो होते हैं। ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल जस्ट आपको बताया है। हो सकता है कि हम इसमें नैप्थलिन एसिटिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड का हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हों। जिब्रेलिक एसिड का मान लीजिए सीड ट्रीटमेंट है, ये ppm में है डोज, 50 ppm और 100 ppm एंड 150 ppm। तो इस तरह के जो हम देखना चाह रहे हो कि सीड इमरजेंस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो हम इसको लैब में करेंगे। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए आपको।
तो लेकिन अगर दूसरी डिज़ाइन होगी तो हमको सेम रेप्लिकेशन लेनी पड़ेंगी, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि मान लीजिए हम एक फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये नाइट्रोजन डोज है और हमने 4 रेप्लिकेशन लगाए और हमारा एक रेप्लिकेशन ख़राब हो गया, इंसेक्ट लग गए या डिसीज़ आ गई या उसमें वीड्स बहुत ज़्यादा हो गए या वाटर लॉगिंग हो गई या कोई एनिमल आया उसने पूरा फील्ड डैमेज कर दिया, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसके 3 रेप्लिकेशन हम ना बचेंगे, इसके 3 बचेंगे और इसके केवल 2 ही बचेंगे, माना इसमें का एक लॉस हो गया। तो ऐसे केस में एक फिर डेटा डिस्टर्ब हो जाता है और हमें दूसरी तरह से एनालिसिस करनी पड़ती है, एनालिसिस बड़ी टफ हो जाती है और मिसिंग प्लॉट टेक्निक लगाते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अगर मान लीजिए 2-3 रेप्लिकेशन डिस्टर्ब हो गए तो फिर एनालिसिस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ इसमें क्या है कि CRD में अगर मान लीजिए 4 रेप्लिकेशन है, 2 खराब हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 रेप्लिकेशन से हो जाएगी। और मान लीजिए 5 रेप्लिकेशन में मान लीजिए 1 खराब हो गया, केवल 4 बचे तो भी हो जाएगी। तो यहाँ अगर लॉस्ट हो जाता है रेप्लिकेशन का तो भी हम इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं, तो भी इसका एनालिसिस हो जाएगा अगर रेप्लिकेशन हमारा कोई ख़राब हो गए हैं, 1 या 2 रेप्लिकेशन ख़राब हो गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इसकी मेरिट है जो किसी और डिज़ाइन में हमको नहीं मिलती है। तो जनरली यही इसी तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और अगर इसकी हम डीमेरिट देखें कि डीमेरिट क्या है, तो डीमेरिट इसकी एक डीमेरिट है, मतलब इसका एक डिसएडवांटेज है कि जहां हम यूज़ कर रहे हैं इस डिज़ाइन को, मान लीजिए लैब में कर रहे हैं, हमने पेट्री डिश में इस एक्सपेरिमेंट को लगाया है या हमने इंक्यूबेटर में रखा है या हमने ग्लास हाउस में लगाया है, अगर वहाँ वेरिएशन आ गया तो उस वेरिएशन को फिर ये डिज़ाइन कवर नहीं कर पाती है और उससे प्रिसीजन का लॉस हो जाता है। तो अगर कोई प्रिसीजन है, एनी एरर है उसमें, कोई भी एरर आ गई इन एक्सपेरिमेंटल यूनिट या हेट्रोजेनिटी आ गई तो उसको ये कवर नहीं कर पाती, इससे इसका प्रिसीजन लॉस हो जाता है, एक्यूरेसी इसकी कम हो जाती है। मान लीजिए हमने लैब में टेबल पे हमने सीड ट्रीटमेंट पेट्री डिश लगाई हैं और लैब में एक तरफ से मान लीजिए दरवाज़ा खुलने से या किसी चीज़ से सनलाइट ज़्यादा आ रही है या खिड़की से सनलाइट ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ कुछ वेरिएशन आ गया सनलाइट का, तो उस वेरिएशन को ये कवर नहीं करती। एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं तो यूज जो एरर है वो कवर नहीं हो पाती। जबकि दूसरी डिज़ाइन में हम चूंकि ब्लॉकिंग करते हैं तो वहाँ ब्लॉक जिसे हम रेप्लिकेशन भी कहते हैं, उसके एरर भी हम काउंट करते हैं, जबकि इसके केस में ऐसा नहीं हो पाता। ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। इसलिए जब भी इस डिज़ाइन को यूज़ करें तो ये मेंटेन रखें कि जहां हम कर रहे हैं वहाँ किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट और एयर और ह्यूमिडिटी और किसी भी तरह का कि फ्लक्चुएशन हो रहे हों, इस तरह की कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की एरर हुई तो इस डिज़ाइन में उसकी हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो ये इसके मैंने 2 बहुत बड़े एडवांटेज बताए और इसकी एक मैंने डीमेरिट भी बताई कि अगर कोई वेरिएशन हो गया तो कोई भी एक्सपेरिमेंटल एरर अगर आई उस हेट्रोजेनिटी की वजह से तो वो इस डिज़ाइन में कवर नहीं हो पाती और एक्यूरेसी और रिजल्ट्स का जो हमारा प्रिसीजन है वो पुअर हो जाता है। अब इसकी अगर हम एनोवा की बात करें, CRD की एनोवा किस तरह से बनेगी, तो देखिए एनोवा को समझने से पहले आपको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ये हर डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है। एनोवा की फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो देखिए जितनी भी डिज़ाइन है हम उसमें वेरिएंस की स्टडी करते हैं। वेरिएंस जो है वेरिएशन को मेजर करता है। इसका एक तरीका है, पूरा उसको धीरे धीरे समझेंगे, एक बार सब पूरा नहीं समझ पाएंगे। एरर कितनी है उसको मेजर करता है। वेरिएंस वेरिएशन से रिलेटेड है और वेरिएशन जो है एरर को मेजर करता है। जितनी वेरिएशन होगी उतनी एरर आएगी, उतना ही वेरिएंस आएगा। तो हम एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं कि जो वेरिएशन आ रहा है वो किससे आ रहा है और उसी की हम एनालिसिस करते हैं और उसी वेरिएशन को हम देखते हैं कि वो वेरिएशन एक लिमिट में है या नहीं है। अगर वेरिएशन एक लिमिट से ज़्यादा हो गया तो हम ये मानते हैं कि जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वो रियलिस्टिक है, अगर वो नहीं है तो रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं है। इन चीज़ों को हो सकता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रही हूँ, लेकिन जब हम धीरे धीरे लेक्चर्स को पढ़ेंगे समझेंगे चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आप केवल इतना समझिए कि हम वेरिएंस मतलब कि ये एक मेजर है वेरिएंस, एक्चुअली में ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है और स्टैंडर्ड डेविएशन किसको मेजर करता है, वेरिएशन को मेजर करता है कि डेटा के बीच में कितना वेरिएशन है, उसकी एनालिसिस की जाती है। अब जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, कैसे आता है, देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हमने 50 ppm
जिब्रेलिक एसिड लिया था और 100 ppm लिया एंड 150 ppm, there are 3 dose of gibberellic acid just used to test what is the effect of gibberellic acid on seed germination and seedling emergence and seedling growth. ये हम चेक करना चाह रहे हैं लैब कंडीशन में. तो डेफिनेटली देखिए इन दोनों के बीच में कोई वेरिएशन आएगा, कुछ डिफरेंस आएगा, और इन दोनों के बीच में भी कोई डिफरेंस होगा, और इनके बीच में भी कोई डिफरेंस होगा. सेम तो आएंगे नहीं क्योंकि हमने हार्मोन्स यूज किए हैं और डिफरेंट लेवल पे किए हैं. डेफिनेटली देयर इज डिफरेंस. तो क्या आगे इसका मतलब कि डिफरेंस है वो डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट है. एक तो ये डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट. तो पहला जो देखिए ये तो आना ही आना है क्योंकि ये ट्रीटमेंट के कारण है. दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि हम जैसे हमने 50 ppm के हमने 4 जगह हमने टेस्ट किया या 4 पेट्री डिश में उसको हमने लगाया. 50 ppm ये भी है, और 50 ppm की हम कम से कम 3 या 4 तो लगाएंगे ही. 3 या 4 जगह टेस्ट करेंगे उसको 3 या 4 बार. तो देखिए कि इसमें जो वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू है, और इसमें चारों में, क्या इन चारों का वैल्यू सेम आएगी? सेम सीडलिंग लेंथ आएगी? सीडलिंग ग्रोथ सेम आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि नेचुरल वेरिएशंस हैं. तो ये कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा. मान लीजिए सीडलिंग लेंथ यहाँ मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं. तो यहाँ कोई जरूरी नहीं 5 हो, यहाँ 4.8 भी हो सकती है, 5.1 भी हो सकती है, यहाँ मान लीजिए 5 हो सकती है, यहाँ मान लीजिए 4.8 हो सकती है. तो देखिए कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा, बराबर हो भी सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन ये चांस बहुत ही कम है कि चारों की जो बराबर आएगी. कुछ ना कुछ डेसिमल में जरूर डिफरेंस रहेगा. तो दूसरा डिफरेंस किसका हुआ? दूसरा डिफरेंस हुआ डिफरेंस विद इन ट्रीटमेंट, कि एक ही ट्रीटमेंट लगाया उसके अंदर डिफरेंस है. तो डिफरेंस विद इन ट्रीटमेंट, तो ये एक दूसरा वेरिएशन आया. एक्चुअली में देखिए आइडियली क्या होना चाहिए था? आइडियली तो इन चारों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए थी, नहीं आई. इसका मतलब कुछ नेचुरल वेरिएशंस हुए. तो ये वेरिएशन हुए, चांस एरर थे, नेचुरल वेरिएशन था, एक्सपेरिमेंटल एरर था. तो ये जो डिफरेंस विद इन ट्रीटमेंट है यही एरर कहलाता है. मेनली जो एक्सपेरिमेंटल एरर है वो एरर यही है. तो इसी को जनरली हम कैलकुलेट करते हैं. अब ये देखिए इन दो एरर के कारण इनमें कुछ वेरिएशंस आएंगे, और हमको कौन सा वेरिएशन चाहिए? केवल डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट हमें ये चाहिए. लेकिन एक्चुअल में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा, जो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों की वजह से आ रहा है. इसके कारण भी आ रहा है जो एक्चुअल में ट्रीटमेंट के कारण है, और कुछ जो विद इन ट्रीटमेंट है एरर के कारण भी आ रहा है. तो इस बात को ध्यान रखिए, जो एरर है एक्चुअली में वो डिफरेंस विद इन ट्रीटमेंट है. तो जितना ज़्यादा हम रेप्लिकेशन करेंगे हमको एरर काउंट करने के लिए उतना ज़्यादा चांस मिलेगा, और हम एरर उतनी ज़्यादा कैलकुलेट कर लेंगे. इसलिए हम रेप्लिकेशंस को बढ़ाते हैं ताकि हमारी एरर ज़्यादा से ज़्यादा हम काउंट कर सकें. तो ये देखिए इसका मतलब कि इस डिज़ाइन में एरर जो आ रही है वो दो तरह से आ रही है, डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड डिफरेंस विद इन ट्रीटमेंट. तो सोर्स ऑफ वेरिएशन कितने हुए? इसमें दो ही सोर्स ऑफ वेरिएशन हुए. एक तो ट्रीटमेंट हो गया, सोर्स ऑफ वेरिएशन में ट्रीटमेंट हो गया, और दूसरा सोर्स ऑफ वेरिएशन एरर हो गया. यही एरर है जिसकी हम कैलकुलेशन करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर, जिसको हम जनरली एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर पूछी जाती है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एरर है वो इसी की बात की जा रही है, डिफरेंस विद इन ट्रीटमेंट. तो ये पूछा सकता है कि जो एरर होती है वो क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट, डिफरेंस विद इन ट्रीटमेंट, इस तरह से कई कॉम्बिनेशन से पूछ सकते हैं. तो अब इसकी देखिए एनोवा बनाते हैं. एनोवा कैसे बनेगी? तो एनोवा बनाने के लिए कुछ हमारे सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं. उन पैरामीटर्स को हमें जानना होगा कि वो पैरामीटर्स क्या हैं, और वो हर डिज़ाइन में यूज़ किए जाते हैं. तो आज का लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज हम ये सीखेंगे कि एनोवा के कौन कौन से पैरामीटर स्टडी किए जाते हैं. तो देखिए एनोवा जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर रहे हैं हम, उसमें जो पहला पैरामीटर है वो सोर्स ऑफ वेरिएशन है, कि वेरिएशन हमारे डेटा में किस किस चीज़ से आया है. दूसरी स्टडी हम करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, जिसे हम डीएफ कहते हैं. दूसरी स्टडी हम करते हैं सम ऑफ स्क्वायर. इसका एक तरीका होता है, उसको हम स्टडी करेंगे. फिर होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर, और फिर हम निकालते हैं एफ वैल्यू. तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, या मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, या एफ वैल्यू कैसे निकालते हैं.
आज के लेक्चर में हम केवल ये डिस्कस करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाली जाती है। इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर निकालने का, एक लंबी कैलकुलेशन होती है। और जब सम ऑफ स्क्वायर को हम मीन सम ऑफ स्क्वायर हमें निकालना हो, सम ऑफ स्क्वायर को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दें तो मीन सम ऑफ स्क्वायर निकलता है। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर, इसको मैं एस एस अगर लिख दूं और इसको मैं एम एस एस लिख देता हूं, तो एम एस एस मीन सम ऑफ स्क्वायर होता है सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका मतलब ये देखिए हमारी कैलकुलेशन से निकलेगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे तो एम एस निकलेगा। एफ वैल्यू जो निकलती है, अभी मैं बताऊंगा एफ वैल्यू कैसे निकलेगी। हालांकि हम कैलकुलेट नहीं करेंगे एफ वैल्यू को, अभी हम इतना ही कैलकुलेट करेंगे। डिजाइन में एफ वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसी से पता चलता है कि डिफरेंस वास्तव में सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो देखिए पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है वो क्या है, ट्रीटमेंट के बीच में जो डिफरेंस आया है। तो जो वेरिएशन आ रहा है वो ट्रीटमेंट की वजह से आ रहा है, जो मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट। दूसरा सोर्स ऑफ वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है, डिफरेंस विद इन ट्रीटमेंट, जिसको हम एरर कहते हैं, ये एरर। और तीसरा क्या है, देखिए इन दोनों का कंबाइंड है। जो टोटल हमें डिफरेंस नजर आया था 50 ppm 100 ppm में, वो डिफरेंस में दोनों इंक्लूड थे, उस ट्रीटमेंट की वजह से भी और जो एक्सपेरिमेंटल एरर थी, जो डिफरेंस विद इन ट्रीटमेंट था, उसकी वजह से भी। तो जो टोटल वेरिएशन, ये हुआ टोटल वेरिएशन। तो ये इसमें हमारे केवल 3 ही बनेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ट्रीटमेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन है, दूसरा एरर है मतलब विद इन ट्रीटमेंट, तीसरा टोटल जो हमें बिल्कुल जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने देखा। अब देखिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ जो ट्रीटमेंट है, मान लीजिए वो टी है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, और नंबर ऑफ हमने उसको हर ट्रीटमेंट को 5 बार रेप्लिकेट किया है या 6 बार रेप्लिकेट किया है, तो उसको हम मान लेते हैं आर। मान लीजिए 4 ट्रीटमेंट है, उसको हमने 5 बार रेप्लिकेट किया तो कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, टोटल कितना हो गया, 5 गुणा 4 20 हो गया। तो ये जो टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे ट्रीटमेंट्स, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर हो जाएंगे R इंटू टी। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है कि अब इसको एक हम न्यूमेरिकल कर भी लेंगे और अच्छा समझ में आएगा आपको कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स टी है। जैसे मैंने जिब्रेलिक एसिड का लिया था, उसमें ट्रीटमेंट हमारे कितने थे, 3 थे, 50 ppm 100 ppm एंड 150 ppm। रेप्लिकेशन हम 4 भी लगा सकते हैं हर किसी के, 5 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, और उन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारे टोटल इतने हमें सेट ट्रीटमेंट चाहिए। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने आपको एक लेक्चर बता चुका हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा -1 होती है, किसी की भी निकालनी हो उसमें -1 कर दीजिए, वो आएगी। तो ट्रीटमेंट हमारे कितने हैं, टी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, T-1। फिर देखिए एरर की जो कैलकुलेशन की जाती है, इन दोनों की हेल्प से की जाती है, उसको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल हमारे पास कितना है, RT, माना 20 हो रहे थे तो ये हो जाएंगे RT-1। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब जो एरर होती है, देखिए जो टोटल होता है, टोटल इज इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आती है वो क्या आएगी, ट्रीटमेंट इफेक्ट प्लस एरर का इफेक्ट। तो अब एरर हमें निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, एरर इज इक्वल टू टोटल माइनस ट्रीटमेंट। जैसे मैं इसको बार बार बता रहा हूँ, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि हमने देखा कि 50 ppm जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लेंथ थी सीडलिंग की, और 150 से मान लीजिए 15 सेंटीमीटर थी। तो जो ये 10 और 15 आई है, इसमें दोनों की वजह से आई है, ट्रीटमेंट के कारण भी आई है जो हमने ट्रीटमेंट किया, और दूसरा उसमें जो विद इन ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है, जो एरर है, जो चांस एरर है, वेरिएशन है, उसकी वजह से भी आई है। तो इसका मतलब जो हम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से ट्रीटमेंट की घटा देंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाएगी, टोटल कितना है RT और RT-1, और ट्रीटमेंट की कितनी है, T-1। तो ये हो जाएगा RT-1 माइनस T प्लस 1, -1 + 1 0, तो RT माइनस T। अब इसमें T कॉमन हो जाएगा तो R-1। तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, T इंटू R-1। कभी कभी ये RT को N भी लिख दिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, तो जो N है वो RT होंगे, तो कंफ्यूज मत हुई है, इसको हम यहाँ N-1 भी लिख सकते हैं जब टोटल ट्रीटमेंट्स हैं।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी t इंटू आर माइनस वन, और कैसे हमने इसकी कैलकुलेशन की है ये मैंने आपको बताया है। तो ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम की, और इसके आगे का प्रोसीजर जो होता है वो कैलकुलेशंस की जाती हैं। अब देखिए जो सम ऑफ स्क्वायर निकाले जाते हैं उसकी एक लंबी कैलकुलेशन है, और वो हम निकाल कर इसकी वैल्यू यहाँ रखते जाते हैं। ठीक है, अब इसका हमने ऐसे मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे कि इसको लिख देंगे एस ट्रीटमेंट, एस जो इसका हमने निकाला एस ट्रीटमेंट, इसको हम लिखेंगे एस एरर सम ऑफ स्क्वायर टोटल। अब देखिए मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से भाग कर देंगे, तो यह क्या आएगा एस ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाई टी माइनस वन, यह आएगा एस एरर डिवाइडेड बाई टी इंटू आर माइनस वन। तो हमें केवल सम ऑफ स्क्वायर एरर चाहिए होता है और सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो अब जो ये हमारा निकला इसको हम एम एस ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, इसको हम एम एस एरर लिख सकते हैं। तो जो एफ वैल्यू होती है वो होती है एम एस ट्रीटमेंट, एम एस एस ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाई एम एस एरर। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये है एम एस ट्रीटमेंट, इसको पूरी जो वैल्यू है याली, और ये जो वैल्यू है ये है एम एस एरर। क्योंकि जगह नहीं है तो लिख नहीं पाया हूं मैं, तो जब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं वो एफ वैल्यू आती है। तो ये बेसिक चीज हमको पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये एक डिफरेंट पार्ट है, उसको बाद में कभी करेंगे, ये बहुत लंबा पार्ट है। लेकिन हमको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि सोर्स ऑफ वेरिएशन कितने हैं। सोर्स ऑफ वेरिएशन केवल 3 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलती है, सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेशन से निकलता है। एम एस ट्रीटमेंट कैसे निकलता है, सम ऑफ स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड करके निकलता है। और एफ वैल्यू कैसे निकलती है, एम एस ट्रीटमेंट में एम एस एरर को हम डिवाइड कर दें तो एफ वैल्यू निकलती है। अब एफ वैल्यू क्या है, एफ वैल्यू का रेलिवेंस क्या है, क्या पता करते हैं, ये हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन एफ वैल्यू को हम एक टेबल होती है उससे मैच करते हैं। अगर ये कैलकुलेटेड एफ वैल्यू जो हमारी टेबल होती है उस टेबल के अंदर ही है, मतलब उस वैल्यू तक मिल रही है, तो हम ये मानते हैं कि ट्रीटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं है। ये जो एरर की वजह से वेरिएशन आ रहा है इसमें ट्रीटमेंट की वजह से कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। अगर ये एफ वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो हम ये मानते हैं कि वास्तव में जो ट्रीटमेंट के वजह से डिफरेंस है एरर का, इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये एक सिग्निफिकेंस है एफ वैल्यू को पता करने में कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि जो दो ट्रीटमेंट डिफरेंस आया वो वास्तव में ट्रीटमेंट की वजह से है या उसमें मोस्टली एरर है। तो अगर सिग्निफिकेंट होगा तो उसमें वास्तव में ट्रीटमेंट की वजह से होगा, एरर उसमें क्या होगी, कम होगी। तो एरर को ही कैलकुलेट करने के लिए हम पूरी एनोवा बनाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था सीआरडी का जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब एक इसका छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जिब्रेलिक एसिड के मान लीजिए 5 यूज़ किए जा रहे हैं, 5 ट्रीटमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm एंड 50 ppm। ये हमने डोज चेक की और हर किसी का जो रेप्लिकेशन है वो मान लीजिए वो 4 है। हर किसी के इसके चार सबके 4 रेप्लिकेशन हमने लगाए। तो यहां देखिए अगर हम देखें तो यहां टी की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 और आर की वैल्यू क्या है 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमसे पूछा जा रहा है कि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो हमारे एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है टी इंटू आर माइनस 1। तो ये हो जाएगा टी की वैल्यू है 5 और r माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 दैट इज 3 एंड 5 इंटू 3 दैट इज 15। तो इस एग्जाम्पल में हमारा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो है 15। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, t माइनस 1 नहीं लगाना है। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसको t माइनस 1 हम कर दें, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इसको एनोवा बनाते हैं और कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आज हमने लेक्चर में सीखा कि सीआरडी को कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी मेरिट क्या है, इसकी डिमेरिट क्या है, सम ऑफ स्क्वायर क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ वैल्यू, और सीआरडी की एनोवा बनाते समय कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं और उसकी डिग्री फ्रीडम का क्या फार्मूला है, और कोई अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट है तो उसकी हम डिग्री फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी सीखने की जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी।
एक बार में सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अभी आपको सम ऑफ स्क्वायर हो सकता है समझ में ना आया हो, लेकिन इसको अभी आप जान लें कि हाँ सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, इसका तरीका एक अलग है। तो अगर आप इनको चीज़ों को धीरे धीरे देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, और कंटिन्यूशन में देखेंगे, सीरीज से देखेंगे, हर लेक्चर देखेंगे तो आपके लिए समझना बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। तो आज मैंने CRD के बारे में बताया, दूसरे लेक्चर में हम दूसरी डिज़ाइन की डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।